यस, वेलकम टू स्टूडेंट्स। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तत्व क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ मोल क्या है, मोल की अवधारणा क्या है। तो ये बात करने से पहले हम समझ लेते हैं एलिमेंट, तत्व। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, एक पूर्णतया शुद्ध पदार्थ है जिसको रासायनिक रूप से तोड़ा नहीं जा सकता। रासायनिक रूप से तोड़ा नहीं जा सकता का मतलब ये है कि जिसके टुकड़े करने पर भी यहाँ पर उसके रासायनिक गुण बदलते नहीं हों। तो ऐसी शुद्ध पदार्थों को, ऐसे प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और किसी तत्व का सबसे छोटी से छोटी इकाई जो होती है उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये तत्व मतलब परमाणु को हम कभी स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं मानते हैं। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कंपाउंड के फॉर्म में ही जनरली रहता है। तो आगे हम बात करेंगे कि ये कंपाउंड क्या है, यौगिक क्या है। तो पहले तो हम तत्व की बात कर रहे हैं और उसके बाद हम कह रहे हैं कि जब दो परमाणु आपस में मिल जाते हैं तब अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये अणु भी तत्वों में हो सकते हैं या परमाणु भी हो सकते हैं, लेकिन तत्व की एक खास बात ये है कि वो रासायनिक रूप से एक ही होता है, रासायनिक गुण उसके अलग अलग नहीं होते हैं। जब आप दो तत्वों को आपस में मिला देते हैं लेकिन उनकी जो आइडेंटिटी है, मीन्स उनके जो गुण है वैसे के वैसे ही रह जाए, तब ऐसे मिक्सर को आप मिश्रण कहते हैं। यानी ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे संयोग को आप मिश्रण कहते हैं जब वो रासायनिक रूप से अपने गुण परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इनमें वास्तव में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है और वहाँ इनकी जिन दो तत्वों को आप मिला रहे हो उन दो तत्वों की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। यानी यहाँ उनकी भौतिक अवस्था द्रव द्रव, ठोस ठोस, गैस गैस या फिर द्रव ठोस, द्रव गैस ये हो सकती है। यानी अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। तो मिश्रण का एक एग्जाम्पल है कांसा। कांसा क्या है, दो धातुओं का मिश्रण है, दो सॉलिड मेटल का मिश्रण है। एक तो होता है कॉपर और दूसरा होता है टिन। इन जब दो को मिला देते हैं तो वहाँ इन टिन के जो तत्व है उनमें जो टिन के परमाणु हैं उनमें कोई रासायनिक भिन्नता नहीं होती है और कॉपर के एलिमेंट्स में कोई रासायनिक भिन्नता नहीं होती है। तो ये एक मिश्रण का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही किसी आप चीनी को पानी में मिलाते हैं तो वो एक एग्जाम्पल भी मिश्रण का हो गया, वो एक विलयन का एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ मिश्रण जो होते हैं वो होमोजीनस और हेट्रोजीनस टाइप के होते हैं, मीन्स समांगी प्रकार के हो सकते हैं और विषमांगी प्रकार के हो सकते हैं। समांगी प्रकार के मिश्रणों का एग्जाम्पल विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वो हो सकती है। जो गैसों का मिश्रण देखते हो अपने वायुमंडल में, जो गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ये सब, आर्गन, ये सब जो गैसें हैं, इन गैसों का मिश्रण एक होमोजीनस मिश्रण है। इस होमोजेनियस मिश्रण की खास बात ये होती है कि ये उस पूरे के पूरे पदार्थ में समान रूप से वितरित रहते हैं इन तत्वों के परमाणु। और हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होते हैं वो समान रूप से परमाणु, जिन दो को आप मिला रहे हैं वो दोनों तत्वों के परमाणु समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। जैसे तेल और जल का जो मिश्रण है वो एक विषमांगी प्रकार के मिश्रण का एग्जाम्पल माना जा सकता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल माना जा सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, तेल और सिरके का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये हो गया मिश्रण। यानी अब तक हमने बात किसकी करी, तत्व और मिश्रण की बात करी है। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और हम कहते हैं कि तत्वों की छोटी से छोटी इकाई, तत्व जिससे बनता है वो है, उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु। यानी एक तरह से देखा जाए तो तत्व और परमाणु एक काल्पनिक स्थिति ही हो सकती है। वास्तव में जब दो तत्वों को आप मिलाते हैं, जैसे आप धातु बोलते हो ना, धातु,
लोहा धातु है, पारा धातु है, सोना धातु है, तो इन दो धातुओं का आप मिला देते हो तो धातु क्या हो गई, एक तरह से एक तत्व माना जा सकता है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। और यहाँ इनकी जो रासायनिक रूप से वो क्या होते हैं, वो समान होते हैं। आप सोने की ईंट के टुकड़े करो तो वो जो टुकड़े हो रहे हैं वो भी तत्व ही है, यानी जब तक उनके गुण परिवर्तित नहीं हो जाए तब तक वो गोल्ड ही है। गोल्ड एक तत्व का एग्जाम्पल है, सोना एक धातु है। तो एक धातु में एक ही प्रकार के परमाणु हैं तो वो एक तत्व माने जा सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, बात कर रहे हैं यौगिक की। जब आप दो पदार्थों को आपस में मिलाते हो और मिलाने के बाद में उनके रासायनिक गुण चेंज हो जाते हैं। मिलाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, एक निश्चित अनुपात चाहिए। जब विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को या अणुओं को आपस में मिलाते हैं निश्चित अनुपात में, तब इनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया से जो नई चीज़ बनती है, जो नए उत्पाद बनते हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं, उन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं। और कंपाउंड्स एक्चुअल में दो अलग अलग एलिमेंट के परमाणु की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। और हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन देयर फ्री नेटिव स्टेट, यानी जो हम बोलते हैं ना तत्व है, तत्व अपनी एक मुक्त अवस्था में, तत्व है परमाणु अपनी मुक्त अवस्था में अस्तित्व में नहीं रहते हैं, वो हमेशा किसी न किसी संयोग अवस्था में रहते हैं। ये संयोग मिश्रण के रूप में हो सकता है और ये संयोग यौगिक के रूप में हो सकता है। मिश्रण का एग्जाम्पल शायद आप आसानी से समझ गए होंगे, जैसे चीनी का जल में मिलाना, दो वायु, अलग अलग प्रकार की वायु का मिश्रण, ठीक है, मिश्र धातु का मिश्रण, तो ये हो गए क्या, मिश्रण। और यौगिक जो होते हैं ना, वो यौगिक जब दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो एक तीसरी चीज़ बनाते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। ये यौगिक अलग अलग प्रकार के होते हैं रासायनिक विज्ञान में, केमिस्ट्री में। वो हो सकते हैं आयनिक प्रकार के, सहसंयोजक प्रकार के, उपसहसंयोजक प्रकार के, धात्विक प्रकार के, अधात्विक प्रकार, कई प्रकार के यहाँ यौगिकों के प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। तो ये लास्ट में ये लिखा हुआ है कि आयन कैसे बनते हैं, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण कर लेता है तब क्या बना लेता है, तब वो आयन बना लेता है। तो हमने अब तक तीन बातें करी, तत्व, यौगिक और मिश्रण। क्योंकि जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा हम मोल का कॉन्सेप्ट इजीली नहीं समझ पाएंगे, मोल की अवधारणा नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया है वो किस बेस पे किया है। ये जो क्लासिफिकेशन है हमने पदार्थ का किया है, आप जानते हैं, और पदार्थ को हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो मिश्रण और एक शुद्ध पदार्थ। मिश्रण से आप कई भौतिक विधियों द्वारा आप शुद्ध पदार्थ को अलग कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो शुद्ध पदार्थ है जो कि तत्व हो सकते हैं या फिर कंपाउंड हो सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड दो तत्वों के संयोग को कहते हैं। और किसी कंपाउंड से भी रासायनिक विधियों द्वारा क्या बनाए जा सकते हैं, तत्व बनाए जा सकते हैं। यानी मिश्रण से भौतिक विधियों द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त होते हैं और यौगिक से रासायनिक विधियों द्वारा तत्व प्राप्त होते हैं। भौतिक विधियां अपेक्षाकृत रासायनिक विधियों से आसान होती हैं। जैसे आपके पास बर्फ़ है और पानी है, या आपके पास रेत है और पानी का मिश्रण है, तब आप उससे रेत आसानी से छान कर अलग कर सकते हो, तो ये एक भौतिक विधि हो गई। केमिकल मेथड जो होते हैं ना, रासायनिक विधियाँ, उसमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिससे विशेष प्रकार के रसायन इस यौगिक में उपस्थित विशेष तत्वों से क्रिया करके उनको दूसरे प्रकार के तत्वों से अलग कर देते हैं, तब वो रासायनिक विधियाँ होती है। ऐसे ही मिश्रण के बारे में हमने बात की कि ये जो मिश्रण है वो समांगी हो सकता है और विषमांगी हो सकता है। तो इस तरह ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। इसी क्लासिफिकेशन के आधार पर ये एक डायग्राम है, उस बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि तत्व क्या है, मिश्रण क्या है, यौगिक क्या है। ये क्या है, किसी तत्व का के विभिन्न परमाणु माने जा सकते हैं।
जैसे गोल्ड है ना, गोल्ड में क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के परमाणु होते हैं। लोहा क्या होता है, लोहा में विशेष प्रकार के आयरन परमाणु होते हैं। ठीक है, चांदी क्या है, चांदी में विशेष प्रकार के Ag परमाणु होते हैं। तो ऐसे एक ही प्रकार के परमाणु तत्वों में होते हैं, एक ही प्रकार के अणु भी तत्वों में हो सकते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन तत्व की बात करें, नाइट्रोजन गैस की बात करें, एक सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस है, तब हम कह सकते हैं नाइट्रोजन तत्व है। यानी हर एक गैस का अणु किससे मिलकर बना हुआ है, हर एक गैस का अणु N2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो वो दो दो परमाणु भी क्या बना सकते हैं, एक अणु बना सकते हैं, 3 परमाणु भी अणु बना सकते हैं। जैसे H2O का एक अणु हो गया, अमोनिया का अणु हो गया, H2O जल का सूत्र है, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। वैसे ये कंपाउंड हो गया। अब इसमें आपको 2 कलर दिख रहे हैं, अब तक तो आपको सेम ही कलर दिख रहे थे, ये तो अलग अलग परमाणु की अवस्था हो गई, और ये विभिन्न प्रकार के परमाणु अणु बनाते हुए भी तत्वों में हो सकते हैं। तो दोनों तत्व की अवस्था है। ये क्या है, ये यौगिक है। यौगिक में क्या हो गया, एक तत्व का एक परमाणु और दूसरे तत्व के विभिन्न परमाणु। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया किसका, NH3 का। मान लो कि ये तो है नाइट्रोजन और ये 3 है हाइड्रोजन, तो ये एक एग्जाम्पल किसका हो गया, ये यौगिक का एग्जाम्पल हो गया। इस NH3 से आप N और H को भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये है मिश्रण का एग्जाम्पल, आपको दिख रहा होगा लास्ट वाला जो एग्जाम्पल डी है वो मिक्सचर ऑफ 2 एलिमेंट एंड ए कंपाउंड। यहाँ पर ये विभिन्न परमाणु हो गए तत्वों के, और ये यौगिक के अणु हो गए। तो यौगिक के अणु और तत्वों के अणु को आप अगर मिक्स कर देते हो, जैसे चीनी और नमक को आपस में आप मिश्रित कर देते हो, तो वो क्या है, वो एक मिश्रण का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट एक डायग्राम देख रहे हैं यौगिक का। देखो, यौगिक जब भी बनता है तब रासायनिक अभिक्रिया होगी ही, केमिकल रिएक्शन होगी ही। आपके सामने ये जो दिख रहा है वो है एक तो सोडियम, एक क्लोरीन, ये 2 तत्व है। हर एक तत्व की एक पहचान होती है। जैसे यहाँ इसका गलनांक है 97.8 डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री सेल्सियस पे सोडियम पिघल जाता है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। जब गलता है पदार्थ, उसके बाद में और ज़्यादा गर्म करते हो तो उबलता है। उबलने वाले पॉइंट को आप बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हो। इसका कलर सिल्वर कलर का होता है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। इसका घनत्व ये होता है, और ये वाटर से एकदम एक साथ रिएक्ट करके और आग उत्पन्न करता है, तो ये होता है सोडियम। तो ये एक तत्व हो गया। अब दूसरा तत्व है क्लोरीन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट -101 डिग्री सेल्सियस। माइनस क्यों, क्योंकि ये लिक्विड है, तो सामान्य ताप पर तो मेल्टिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप माइनस में जाओगे तभी वो फ्रीज होगा, उसके बाद में मेल्ट करोगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट -34 डिग्री सेल्सियस होता है। ये येलो ग्रीन कलर का लिक्विड होता है, इसकी डेंसिटी इतनी है और ये आसानी से जल में घुल जाता है। तो ये इनके अलग अलग गुण हो गए जिन्हें हम रासायनिक गुण मान सकते हैं। अब आप इन दोनों को आप मिक्स करोगे, मतलब आप इनकी रासायनिक अभिक्रिया करवाओगे, तो रासायनिक विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया को एक सिर वाले एरो से प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे ही आपने क्या किया, सोडियम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई, तो आपको पूरा का पूरा एक उत्पाद ही अलग मिल गया। एक आपको यौगिक अलग ही मिल गया जो सॉलिड कलर का और वाइट कलर का होता है। इसमें तो कलर देखो सिल्वरी था, इसमें ये येलो ग्रीन था, और यहाँ कलर क्या हो गया, वाइट, जिसे आप नमक बोलते हो, वो NaCl है। और यहाँ पर इसके ये गुण भी चेंज हो गए। 801 डिग्री सेल्सियस इसका हो गया मेल्टिंग पॉइंट, यानी नमक जो है 801 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। 1413 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होता है। इसका घनत्व इतना है और ये आसानी से जल में घुल जाता है। तो ये देखो रासायनिक गुण, ये तो जल से बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करता है, ये जल में घुल जाता है और ये बिना किसी बाह्य सहायता के आसानी से घुल जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो गुण हैं वो तत्व के परिवर्तित हो गए और एक नया ही पदार्थ बन गया जिसे हम यौगिक कहते हैं। ये तत्वों के संयोग से बना।
अब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की। मोल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मोल के कॉन्सेप्ट में हम ये कहते हैं कि मोल एक स्टैंडर्ड यूनिट है केमिस्ट्री में, जो वजन और नंबर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्सेप्ट जो है मोल का, वो वजन और नंबर दोनों को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात कर रहे हैं एफिशिएंट काउंटिंग मेथड। देखो, आप बाज़ार में जाते हो, ठीक है, और बाज़ार में जाते हो तब आप या तो कोई चीज़ काउंटिंग से ख़रीदते हो या तोल के ख़रीदते हो। लेकिन प्रॉब्लम एक क्या होती है, अगर आप काउंटिंग से ख़रीदते हो, सपोज़ बाज़ार से 1 दर्जन केले लाए, 1 दर्जन पेंसिल लाए, 1 दर्जन पेन लाए, तो इस दर्जन का वेट क्या है ये न तो दुकानदार को पता है ना आपको पता है। आप कोई चीज़ तोल कर लाए तो इसमें कितनी संख्या है, इन संख्याओं का आपको पता नहीं है। आप चीनी लाए 2 किलो तोल कर, अब इसमें चीनी के कितने अणु हैं ये आपको पता नहीं है, नहीं दुकानदार को पता है। तो केमिस्ट्री एक ऐसी यहाँ मोल का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में एक ऐसा जादू है जो संख्या और वजन दोनों का एक साथ एस्टिमेशन करता है, आकलन करता है। बात समझ में आ गई होगी आपके। यानी जब आप वजन करते हो तो संख्या का पता नहीं रहता, और संख्या के हिसाब से कोई चीज़ लाते हो तो वजन का पता नहीं रहता। लेकिन मोल एक ऐसी अवधारणा है जिसमें संख्या और वजन दोनों का एक साथ निर्धारण किया जा सकता है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एफिशिएंट काउंटिंग मेथड कहते हैं। ये ऑटोमेटिक वजन के अकॉर्डिंग बता देता है कि इसमें इतने परमाणु हैं, इतने अणु हैं। ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मोल का, वो है ब्रिज बिटवीन वर्ल्ड्स। यानी यहाँ पर ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दुनिया के बीच का एक कनेक्शन है। मैक्रोस्कोपिक क्या हो गया, जब आप किसी पदार्थ को तोलते हो केमिस्ट्री लैब में तो वो एक मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट हो गया, यानी जिसको हम देख के पता लगा सकते हैं वो मैक्रोस्कोपिक है। ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते वो माइक्रोस्कोपिक, यानी इसमें इतने अणु हैं, इतने परमाणु हैं, इस बात का अंदाज़ा अगर हम लगाते हैं तो वो क्या है, वो एक काउंटिंग मेथड हो गया। आप वेट का पता लगाते हो तो वो एक वेइंग मेथड हो गया। तो एक ज़बरदस्त काउंटिंग एंड वेइंग मेथड का कॉम्बिनेशन है मोल। अब ये जो मोल है वो आप इस तरह समझ सकते हो। देखो, मोल का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा और आगे बताऊंगा मैं, उससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। ये डिफरेंट टाइप के जो है वो यौगिक मान सकते हैं, तत्व मान सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये 1 मोल किसका है, कार्बन ब्लैक है। ये 1 मोल सल्फर का पाउडर है। ये 1 मोल आयरन की कील है। ये 1 मोल कॉपर है, और ये 1 मोल मरकरी है। मरकरी लिक्विड होता है, आपको पता है। तो आपके सामने ये सब चीज़ें 1 मोल में हैं। अब इनमें एक कॉमन बात क्या है पता है, इनमें एक कॉमन बात ये है कि इन सब में 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सब में सेम है, भले ही इनका वेट क्या हो, अलग हो। तो 1 मोल से इनका वेट का भी आइडिया हो सकता है, और 1 मोल से आप इनका काउंटिंग भी कर सकते हैं। ये मोल का कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलते हैं। ये देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये कॉपर है 1 मोल, यानी वजन के हिसाब से कॉपर ले लिया। ये 1 मोल वाटर है। ये 1 मोल NaCl है। ये 1 मोल सुक्रोज है, और ये टेबल शुगर जिसे बोलते हैं उसकी टेबलेट्स की फॉर्म में है ये। और ये 1 मोल एल्यूमिनियम है। यहाँ पर भी वज़न यहाँ इनका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस वज़न को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं और इनकी संख्या को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब ये कभी एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, मोल को थोड़ा अच्छे से मैं बोर्ड पे भी समझाऊंगा। ऐसे ही ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या है, ग्रेफाइट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एंटीमनी है। ये सब 1 मोल है। ठीक है सर,
ये 1 मोल में काउंटिंग वाली कहानी तो समझ में आई, लेकिन 1 मोल में ये वाली कहानी समझ में नहीं आई। तो ये कहानी समझने के लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, जब मोल की बात आती है, मैंने आपको बाज़ार वाली कंडीशन तो बताई थी कि बाज़ार में हम जाते हैं तो पर्टिकुलर या तो आप चीज़ काउंटिंग करके लाते हैं या फिर आप तोल के लाते हैं। जब काउंटिंग करके लाते हैं तब तो आपको वज़न का पता नहीं होता, और जब तोल के आते हैं तब आपको काउंटिंग का पता नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक इटालियन फिजिसिस्ट हुए हैं, इटली के फिजिकल केमिस्ट, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, जो फिजिक्स के भी है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, किसका? उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मोल का। और मोल का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि मोल एक ऐसी अवधारणा है जिसमें हम वेट एंड काउंटिंग दोनों को एक साथ डिटरमाइन करते हैं। मैं एक मिनट इसको तो क्लोज कर देता हूँ और हम आते हैं बोर्ड पर। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। नेम में इसको मोल लिखा जाता है, और यूनिट में इसको मोल लिखा जाता है ऐसे। पहला डिफरेंस तो ये, ठीक है। एक साइंटिस्ट जिनका नाम एमेडियो एवोगैड्रो था, इन्होंने बताया कि किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। वो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं आपको सबको पता है। उन नंबर ऑफ पार्टिकल को ही एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में किस फॉर्म में रखी जाती है? 6.02 × 10⁻23। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है जिसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं 6.0221415, कुछ इस तरह से 221415। इंटू 10⁻23 एंटिटीज़ 1 मोल में होती है। ये इन्होंने डिस्कवर किया, और इसको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, मतलब एग्रीगेट 6.02 × 10⁻23। तो पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ एंटिटी यानी वस्तुओं की संख्या यानी पार्टिकल्स के जो नंबर है वो क्या है, वो फिक्स है। वो एवोगैड्रो ने बताया। मोल का कॉन्सेप्ट एवोगैड्रो से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लें, हम अगर एग्जाम्पल लें किसका? कार्बन का। हम कहें 1 मोल कार्बन, तो 1 मोल कार्बन का मीनिंग क्या हो गया? इसमें कार्बन एटम कितने हैं? 6.02 × 10⁻23। सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी हम जो सब्सटेंस ले रहे हैं वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, यानी तत्व भी हो सकते हैं, वो यौगिक भी हो सकते हैं, और अणु भी हो सकते हैं। तो आपने लिखा ऐसा, आपने लिखा 1 मोल H2O यानी वाटर, उसमें भी सेम 6.02 × 10⁻23। ये भी आपने इसे कहा 022 लिखते हैं वैसे। तो
तो कुछ तो बात समझ में आ गई होगी। अब सर हमारे ये बात समझ में नहीं है कि कार्बन जो है ये तो हो गए कार्बन परमाणु, ठीक है, और ये हो गए जल के अणु, H2O के अणु। 1 मोल वाटर का मीनिंग इतने जल के अणु, 1 मोल कार्बन का मतलब इतने कार्बन परमाणु। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स में। थोड़ा आपके ये समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ कि अब काउंटिंग वाली कहानी तो समझ में आ गई, लेकिन मास वाली कहानी समझ में नहीं आई। आप काउंटिंग के बेसिस पे इनका मास कैसे बता सकते हो? अब मास बताने चलते हैं। अवोगैड्रो कहते हैं कि जो ये अणु होते हैं ना, इनका मास जो होता है यानी द्रव्यमान जो होता है वो किसके इक्वल होता है? इसके या तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, कितनी मज़ेदार बात कही है, या फिर इसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। एटम है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। तो एक तरह से मोल को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास से आप ग्राम में क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाता है? मोल का आ जाता है। ये इस तरह मास से रिलेटेड होता है। इट मीन्स मोल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मास एज वेल एज काउंटिंग मेथड दोनों से अटैच। एटॉमिक स्केल में एटम एंड जो कि माइक्रोस्कोपिक स्केल माना जा सकता है, और मॉलिक्यूलर या फिर मैक्रोस्कोपिक स्केल पर ये बात करें तो वो क्या हो सकता है? वो एलिमेंट या यौगिक हो सकता है, ठीक है। अब हम एटम का मास तो AMU में देखते हैं, यानी कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट। और H2O का मास कितना हो गया? H2O का मास 16 तो हो गया। 16 मास एटम का, यानी मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उनका मास मॉलिक्यूलर मास हो गया, और 2 हो गया हाइड्रोजन का। टोटल 18 एटॉमिक मास यूनिट। अब इस मास यूनिट को आप किस में कन्वर्ट कर दो? ग्राम में आप बताओ तो वही क्या है? वो 1 मोल है। इसी वजह से कहते हैं मोल कब आता है? जब आप ग्राम में जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हो वो मोल इसके मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हो तो वो आ जाता है। इसका मीनिंग 18 ग्राम H2O 1 मोल हो गया, 12 ग्राम कार्बन 1 मोल हो गया, ठीक है। ये सीधा रिलेशन मास से अवोगैड्रो ने बताया, नंबर भी बताए और मास से भी बताया। बात कुछ आई होगी आपके समझ में, ठीक है। अब हम डिफरेंट टाइप के मेथड देखते हैं। शायद लाइट चलेगी, वापस आती है भी, जिसमें हम कहेंगे कि ये मोल को आप किस तरह से कितनी टाइप से कैलकुलेट कर सकते हो। हम नॉर्मली 4 टाइप से जो मोल है वो बता सकते हैं। 4 टाइप क्या है? एक तो आप कह रहे हो कि मॉलिक्यूलर मास से, एक आप कह रहे हो नंबर से, पीछे के आगे के 2 तरीके और हैं जिससे आप मोल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और वो 2 तरीके क्या है? वो 2 तरीके, एक तो अवोगाड्रो का नियम आपने सुना होगा, अवोगाड्रो रूल। और वो रूल क्या कहता है? वो रूल कहता है कि निश्चित आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या भी निश्चित होती है, और एक मोल जो लीटर में आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर। यहाँ तक हम पहुँचे थे, अब आगे चलते हैं। कितने तरीके से आप मोल को रिप्रेजेंट करते हो? नॉर्मल जो तरीके होंगे वो मेनली 4 होंगे। एक तो मोल इक्वल्स टू W/M। यहाँ N क्या है? N तो है मोल। W क्या है? वेट इन ग्राम। और M क्या है?
मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास। एक एटम का मास जो होता है ना उसे AMU में रिप्रेजेंट करते हैं और आप इसे ग्राम में मान लो तो वो क्या हो गया, 1 मोल हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका एंटिटीज़ के अकॉर्डिंग। अब एंटिटी में आपको पता चल गया, एंटिटी का मतलब कितनी स्पीसीज है। तो 1 मोल में कितनी होती है, 1 मोल में 6.02। जैसे आपने यहाँ मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे कहा, वैसे ही मैं कह रहा हूँ सेकेंड वाले मेथड में आप एंटिटीज़ के बेसिस पे कहो। वो एंटिटी फिक्स होती है एवोगेड्रो नंबर, जो कि कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसमें नंबर ऑफ आइडेंटिटीज़ को डिवाइड कर दो, तब वो क्या आ जाएगा, वो मोल आ जाएगा। यानी संख्या का भाग दे दो तब भी मोल आएगा, लेकिन ये वाली संख्या कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। और मास में या वेट में वेट का भाग दे दो, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि कितना मास होता है। तो हम कहते हैं नंबर ऑफ आइडेंटिटीज़, यानी स्पीसीज की संख्या कह सकते हो, या कोई भी पार्टिकल है, कण है, तो वो कणों की संख्या हो गई। तो कणों की संख्या को आप अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड करते हो तब मोल कैलकुलेट करते हो। ये काउंटिंग मेथड है। आप जो पदार्थ है उसकी मात्रा को, जो पदार्थ जो यौगिक, अणु, परमाणु, तत्व हो सकता है, तो उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हो, तब आप मोल प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। बाकी के 2 फॉर्मूले, एक तो है आइडियल गैस के अकॉर्डिंग, एक आइडियल गैस का फॉर्मूला PV = nRT, और यहाँ से आपको पता है P तो है किसी गैस का प्रेशर, आइडियल गैस का, V है उस आइडियल गैस का वॉल्यूम। हालांकि ये फॉर्मूला आइडियल गैस पे अप्लाई होगा। N है मोल, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड जो T है वो टेम्परेचर है। यहाँ से N = आएगा PV/RT। तो इस तरह ये आप N का कैलकुलेट करने का तीसरा मेथड देख रहे हो। हमने डिफरेंट टाइप के ये देख लिए। फर्स्ट मेथड ये है अपने पास, फर्स्ट मेथड ये आ गया, सेकंड मेथड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आ गया, और थर्ड मेथड है वो आइडियल गैस के अकॉर्डिंग आ गया। फोर्थ मेथड लीटर वाला है, जो मैं अवोगाद्रो नियम से 22.4 लीटर फिक्स होता है 1 मोल में। तो 22.4 लीटर को डिवाइड कर दो किसी भी पदार्थ के आयतन से, अगर वो क्या है, वो अगर लिक्विड है। ठीक है। तो वॉल्यूम इन लीटर, तब भी क्या आ जाएगा, वो मोल आ जाएगा। ये इसका चौथा मेथड हो गया। तो कुल 4 तरीक़ों से मोल की कैलकुलेशन होती है। ये आप एक तरह से कंक्लूजन मान सकते हो मोल का। मैथमेटिकली आपको कहीं मोल को कैलकुलेट करना पड़े तब आप इस तरह देख सकते हो। अब इन फॉर्मूले से हम बाकी फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? आपको टोटल मास कैलकुलेट करना हो, मास, मॉलिक्यूलर मास, तब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हो, तब आप देख सकते हो। जैसे मैं इस फॉर्मूले से बात करूं कि आपको केवल कणों की संख्या, तो ये इधर चला गया, यानी टोटल मॉलिक्यूल्स अगर आप बात कर रहे हो तो n को किससे मल्टीप्लाई कर दो, अवोगाद्रो संख्या से। अब सर मॉलिक्यूल्स तो है, लेकिन टोटल एटम्स कैसे करें? तो टोटल एटम कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, तब आप एटम भी कैलकुलेट कर लोगे। यानी तब फॉर्मूला होगा n × Na, n × Na इंटू एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या।
एग्जाम्पल लेंगे। तो ये इस तरह आप टोटल एटम भी काउंट कर सकते हो। एटम ही नहीं, आप इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर सकते हो, आप चार्ज भी काउंट कर सकते हो। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए मोल होगा, जो संख्या तो है ही। अब इसमें एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वो यानी या तो परमाणु है तो परमाणु और अणु है तो अणु, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसको इस कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तब वो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल। हम इसमें मोल भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल पहले तो इसके मोलिकुलर मास आपको पता होना चाहिए। 12 तो है किसका, कार्बन का, और 4 है हाइड्रोजन का, तो टोटल हो गए 16। ठीक है। अब आपको मीथेन अगर ग्राम में दी हुई होगी तभी तो बताओगे ना, अगर ग्राम में ही नहीं दिया हुआ होगा तब कैसे बताओगे? तो सपोज़ ये 1.6 ग्राम वो है मीथेन, और इसमें आपको टोटल बताने हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये तो मॉलिक्यूलर मास हुआ अपने पास। अब हमें मोल कैलकुलेट करना है। मोल के लिए फॉर्मूला W/m है। तो W क्या है? ग्राम में क्वांटिटी 1.6, मॉलिक्यूलर मास है 6, तो इसका क्या हो गया? 0.1 हो गया। इतने मोल आ गए, मीन्स n कैलकुलेट कर लिया। जब n कैलकुलेट कर लिया तब इसमें इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मोल है 0.1, 6.022 इंटू 10⁻23 अवगाद्रो संख्या, और इसके एक अणु में, अब CH4 है तो अणु ही होगा, परमाणु हम नहीं देखेंगे। अणु में परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। जितने परमाणु क्रमांक होता है आपको पता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एक परमाणु उदासीन होता है, तो 4 और 12 इलेक्ट्रॉन 16 हो गए। तो इससे इसको क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। तो इतने मोल CH4 में इतने क्या हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। आप इलेक्ट्रॉन्स के मोल भी काउंट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी काउंट कर सकते हो। बात समझ में आ गई होगी आपके। सॉरी, 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन ही है ना, 16 कैसे हुई? परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन है तो 10, यह तो इससे कैंसिल हो गया, और 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन रह गए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी रह गई। तो इस तरह से हम चारों वो जो फॉर्मूले दिए हुए थे, इन चारों फार्मूले से जो भी अगला अपने को कैलकुलेट करवाना चाहता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल पूछ के इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके NCERT की बुक में है कि एक यंग मैन है और अपने, अब वहाँ NCERT में या कहीं है, मैंने देखा एक एग्जाम्पल, अपनी वाइफ को वो एक गिफ्ट देना चाह रहा है, रिंग दे रहा है वो, ठीक है, इंगेजमेंट रिंग, जिसमें कितना है, 0.5 कैरेट डायमंड है। अब एग्जामिनर टीचर होता है, टीचर के दिमाग में तो क्वेश्चन ही भरे पड़े होते हैं, उसी हिसाब से बोल रहा है आपने उसको रिंग तो दी, लेकिन इसमें कार्बन, कितने कार्बन परमाणु हैं? आपने अपनी वाइफ को, होने वाली वाइफ को कितने कार्बन परमाणु दिए, ये बताओ। तो आप जानते हो डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब क्या एलोट्रोप है कार्बन के, कार्बन का अपर रूप है, मीन्स कार्बन ही है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर हमें वो बताओ, वो क्या कैरेट, 1 कैरेट कितना होता है?
1 कैरेट किसके इक्वल होता है उसके बाद में ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 1 कैरेट होता है 200 इंटू 10⁻³ ग्राम, इतना वजन 1 कैरेट में होता है। अब उसके बेसिस पे आप सब काउंट कर सकते हो। वाइफ को कितना दिया? 0.5 कैरेट डायमंड दिया, ठीक है। रिंग थी ना, उसमें डायमंड इतना था। रिंग मतलब आप आउटर सरफेस छोड़ दो, मेटल छोड़ दो, एग्जामिनर ने केवल कार्बन पूछा, दोस्त था उसका, तो बोले कार्बन बताओ इसमें। तो अब कार्बन काउंट करोगे तो आप इतने कैरेट में कितना होगा? ये होगा 0.5 इंटू 200 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये टोटल वजन हो गया। तो आप मास के अकॉर्डिंग, मास मेथड के अकॉर्डिंग चलोगे तो मोलिकुलर मास से डिवाइड करोगे। तो कार्बन का मोलिकुलर मास क्या है? ये कितना हुआ? ये 0.1 ग्राम हो गया। अरे 1000 नीचे चले गए और ये 0.1 रह गया, ठीक है। तो ये वेट हो गया। हम जानते हैं मोल इक्वल्स टू W/m होता है। तो ये 0.1 और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ये मोल हो गए कार्बन के। जब मोल आपको पता है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट कर लोगे आप इजी वे में। नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट करोगे तो आप कहोगे नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स टू N इंटू Na इंटू, बस ये दो ही होंगे और तो क्या होगा? मोल ये था इंटू कुछ नहीं। मोल क्या था? मोल था इसमें 0.1/12 और Na 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये इतने कार्बन अपनी होने वाली वाइफ को इसने दे दिए। टोटल अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 5.02 इंटू 10⁻21 कार्बन एटम हो गए। इतने कार्बन एटम उसके हाथों में पहना दिए उसने। तो इस तरह ये मोल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।